मॉर्निंग। कल का रिवीजन किया था? रिवीजन करना छोड़ दिया? मैम आपके डिस्टरबेंस आ रहा है मैम। बाकी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है? यस मैम। यस, अंकित, अनुज, आर्ची, आवाज क्लियर है? मैम आप क्लियर है? यस मैम। ओके क्लियर है। ओके, सो रिवीजन आप लोगों ने करना छोड़ दिया है। 15 मिनट्स कहा था मैंने क्लास के स्टार्टिंग टाइम पे, वो 15 मिनट्स भी अब आप लोग ऑडिट को नहीं दे रहे हो, है ना? इससे आपको ही प्रॉब्लम आएगी बाद में, इसलिए प्लीज नोट्स को और नोटबुक को दोनों को साथ साथ में रीड करते रहा करो, ताकि फ्यूचर में आप लोग जब भी ऑडिट पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और इजीली आप लिख पाएंगे चीजों को, है ना? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिखने में आएगी, और लिख तब पाओगे जब अभी की चीजें पढ़ी हुई हैंड टू हैंड आप खुद अपने माइंड पे प्रेशर डाल करके पढ़ोगे, तभी ये चीजें आप लोगों को लर्न रह पाएगी। अदरवाइज फिर यही प्रॉब्लम आएगी कि लर्न नहीं हो रहा है, समझ सब आ गया। चलिए, सबसे पहले मुझे बताइए कट ऑफ प्रोसीजर क्या था? यस सोनू? जिस पीरियड में जो ट्रांजैक्शन अक्कर हो रहा है ना, उसी ही पीरियड में वो रिकॉर्ड्स हों बुक्स में। कोई मैनिपुलेशन ना हो ट्रांजैक्शंस। जिस पीरियड में ट्रांजैक्शन अकर हुआ है, जो ट्रांजैक्शन जिस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी, एक्रूअल एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि वो उसी पर्टिकुलर ईयर में रिकॉर्डेड हुआ है ना। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? कट ऑफ प्रोसीजर्स। नॉर्मली ये ईयर एंड ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है। मेनली कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है जिनके ऊपर कट ऑफ प्रोसीजर अप्लाई होगा? परचेज एंड सेल, परचेज, डेटर्स, यस, डेटर एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। अब आप लोगों का पढ़ने का मैनर क्या होना चाहिए कि मैडम हमको समझ में सब आ रहा है, मेरे पास 2-3 जनों के कॉल आए पर लर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, लर्न करने की मैंने कभी नहीं कहा कि नीड है आप लोगों को। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। लाइक अभी मैंने आपसे पूछा कट ऑफ प्रोसीजर क्या है, तो इसमें लिखने के लिए आपके पास में 5-6 लाइन का कंटेंट होना चाहिए कि मेरे को लिख के क्या आना है। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं कि हमने बोल दिया अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस चेक करने हैं, तो वो चीज कभी लर्न नहीं रहेगी आपको। ठीक है, वो आपको मन में पता है कि होता क्या है, बट एटलीस्ट उसे अपने लैंग्वेज में बोलना तो आना चाहिए ना अपने को। तो हर एक चीज को इस तरीके से पढ़ो कि पहले आंसर नहीं पढ़े आप लोग, पहले केवल क्वेश्चन पढ़े और अपने माइंड पे प्रेशर डाल करके एटलीस्ट 6-7 लाइंस उसमें बोले कि हमें लिख करके क्या आना है। ठीक है, तभी आप लोगों को चीजें लर्न रह पाएगी लॉन्ग रन के लिए। अदरवाइज ये प्रॉब्लम रहेगी कि हम लिखें क्या, हमें पता तो है लिखना क्या है पर पता नहीं चल रहा कि लिखें कैसे। ठीक है, तो ये चीज आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आप खुद से अपने माइंड पे प्रेशर डाल करके कुछ लाइंस बनाए कि मुझे इसमें लिखना क्या है, और उन लाइंस के अंदर अपने कीवर्ड्स की लाइंस को जरूर ऐड करें। अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज में लिखकर आने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए, हमने कल पढ़ा था कट ऑफ प्रोसीजर और इंटरनल ऑडिट। ओके, तो इंटरनल ऑडिट क्या होती है फटाफट से बताइए। Yes, anyone, what is internal audit? इंटरनल ऑडिट वो, इसमें आपने सिर्फ कंपनीज एक्ट के बारे में बताया था कि कंपनीज एक्ट ने डिफाइन कर रखा है इंटरनल ऑडिट करवाने के लिए उन स्पेसिफिक कंपनीज को जिनका टर्नओवर ही होगा, और है ना इसमें जो मैनेजमेंट होता है ना वो अपनी गलतियां, मतलब वो चाहता है कि कॉन्सेप्ट्स और प्रोसीजर्स उसने सारे फॉलो कर रहे हैं, उसका करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं या नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए वो इंटरनल ऑडिट करवाता है। ये रिकरिंग नेचर की ऑडिट होती है और इसमें ऑडिटर को सीओपी की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो
ऑडिट मैनेजमेंट इसको खुद भी मतलब अपने बिजनेस प्रेमाइस में खुद में वहां पे रख के एम्प्लॉयज को भी करवा सकता है। और बाहर का बंदा भी हो सकता है ना? यस मैम। मेन ऑडिटर क्या क्या करता है इंटरनल ऑडिट के अंदर, तो ये आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे। कल मैंने आपको समझाया था कि वो इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करता है। अब जैसे आपने बहुत लंबी लाइन बोली थी, जिसने भी फर्स्ट आंसर दिया था करेक्ट था, बट आपको क्या करना है, इन आंसर्स को इस तरीके मैम डिस्टरबेंस आ रहा है, बहुत Yes, ज्यादा ma'am. डिस्टरबेंस आ रहा है मैम, आपकी तो आवाज में। यस मैम। ओके वेट नाउ ओके यस मैम। ना जो फर्स्ट बंदे ने जिसने भी आंसर किया था, आंसर करेक्ट है, बट आपको क्या चाहिए, आप वर्ड्स जो बोल रहे हैं वो हम क्या बोल रहे हैं, क्या यूज में ले रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जाम का प्रिपरेशन करना है ना। तो नाउ मैंने आपको सिंगल वर्ड बताया था कि ऑडिटर क्या करता है, चेक करता है इंटरनल कंट्रोल्स को। सिर्फ इतना सा बोलो, चेक द इंटरनल कंट्रोल्स। फर्स्ट काम उसका ये हो गया। सेकंड काम मैंने आपको कहा था कि वो रिस्क का असेसमेंट करता है। वो क्या करता है, रिस्क का असेसमेंट करता है। तो सेकंड उसका काम क्या हो गया, रिस्क असेसमेंट। थर्ड क्या काम होता है उसका, कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जो वो वर्किंग कर रहे हैं, है ना, क्या वो उनकी वजह से हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव भी कर पा रहे हैं या नहीं, इसकी चेकिंग करना। तो थर्ड मेन काम उसका क्या हो गया, कि उसे चेक करना है कि वेदर द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटिटी हैज बीन अचीव्ड और नॉट। ये तीन मेन काम होते हैं उसके। फर्स्ट क्या मेन काम हो गया, कंट्रोल्स चेकिंग। सेकंड क्या मेन काम हो गया, रिस्क असेसमेंट। और थर्ड, जो भी एक्टिविटीज चल रही है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, उनसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ओके अच्छा, इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर? CA, CMA and other CMA and professional. any other. Any other professional. Okay, whether it is compulsory to hold a COP for internal audit? No ma'am. No, ma'am. है ना, कंपल्सरी नहीं है कि COP हो। अच्छा, वेदर एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन बी इंटरनल ऑडिटर? Yes ma'am. है ना, क्योंकि हमने कहा था कि दो लोग, चाहे हमारे एम्प्लॉयज भी हम इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं, उनको हायर कर लिया हमने तो वो हमारे क्या हो गए, एम्प्लॉयज हो गए। और सेकंड, हम ये काम किसी आउटसोर्स कर सकते हैं किसी CA, CMA या अदर प्रोफेशनल फर्म्स को। ओके, तो इसलिए एम्प्लॉय और भी हो सकता है इंटरनल ऑडिटर, और मे नॉट बी, एम्प्लॉय नहीं भी हो तो भी वो हमारा इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। ओके अच्छा, अब बताइए। क्वार्टरली होता है ना? नहीं, ऐसा कोई लिमिट फिक्स नहीं है कि क्वार्टरली होगा। यह अकॉर्डिंग टू साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस डिसाइड होता है कि 10 दिन में होगी। एम्प्लॉय अगर अपन ने अपने यहीं पे डिपार्टमेंट हायर कर रखा है, डिपार्टमेंट में बंदे हायर कर लिए, तो ये तो डेली बेसिस पे चलता है। इंटरनल ऑडिट डेली ही होती है आपके, है ना। और अगर हमने आउटसोर्स किया है इस काम को, तो नाउ अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि 5 दिन में आना है आपको, 10 दिन में आना है, 15 दिन में आना है, महीने भर में आना है, कितने टाइम में आना है, वो लोग खुद बैठ करके डिसाइड करते हैं। ओके अच्छा, नाउ इंटरनल ऑडिटर, अब न्यू पॉइंट बता रही हूँ। हाँ, ये तो कल का सारा रिवीजन हो गया था अभी तक का, अब न्यू पॉइंट बता रही हूँ। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कहाँ होता है, और उसका स्कोप कौन डिसाइड करता है। 3 चीजें बोली मैंने क्वेश्चन में। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, कहाँ करता है अपॉइंट, यानी अपॉइंटमेंट कहाँ होता है उसका, और अपॉइंटमेंट के लिए जो स्कोप है, टर्म्स और कंडीशंस है, वो कौन डिसाइड करता है। इससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? जो हमने आज तक पढ़ा ऑडिटर, वो कौन अपॉइंट कर रहा था? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ICAI। ICAI, वेरी गुड। क्या पढ़ा फिर आप लोगों ने ऑडिट में इतने टाइम से? सोल प्रोप्राइटर के केस में कौन ऑडिटर अपॉइंट करता है? वो ओनर ही हम करेगा। खुद प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन करता है? पार्टनर्स करेगा। पार्टनर्स। कंपनी के केस में
कौन करेगा? शेयर होल्डर। शेयर तो मैनेजमेंट वर्ड सही है या नहीं है? मैनेजमेंट तो कोई भी हो सकता है ना कंपनी में, गलत है वर्ड गलत है। और आईसीएआई तो कभी ऑडिटर अपॉइंट करने कैसे आएगा? कितनी सारी फर्म्स हैं, कितने सारे सोल प्रोप्राइटर है, किस किस का ऑडिटर आईसीएआई अपॉइंट करेगा? ओके, मैम इंटरनल ऑडिट वाली शीट शो कर दो ना स्क्रीन पे। शेयर हो रखी है ना स्क्रीन पे? मैम कट ऑफ प्रोसीजर वाला हो रखा है। ऑडिट कर देती हूँ, वो आपको अभी नहीं देखना है, ये सारी चीजें नोट्स में ध्यान नहीं देना है, अभी जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान दीजिए। अच्छा, क्लियर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? अच्छा, नाउ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन केस ऑफ कंपनी आप लोगों ने पढ़ रखा है ना? मैंने नहीं पढ़ाया, बट लॉ में आप लोगों ने पक्का पढ़ रखा है। कंपनी के केस में ऑडिटर कहाँ पे अपॉइंट होता है? मैम रेजोल्यूशन पास कर। हाँ, रेजोल्यूशन कौन सी मीटिंग में पास होगा? बोर्ड में। मैम स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है एमजीटी 14 में। स्पेशल रेजोल्यूशन, ओके। कहाँ पे पास? बोर्ड मीटिंग में होगा, जनरल मीटिंग में होगा? बोर्ड मीटिंग में। जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एमजीटी 14 को मैम बोर्ड मीटिंग में। मैम बोर्ड मीटिंग में होगा। अच्छा, तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है? मैम बोर्ड मीटिंग में तो बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ ना। रेजोल्यूशन होता है ना मैम। सॉल्यूशन होगा ना, और इसमें होगा जनरल मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में नहीं होगा। एजीएम का सेक्शन पढ़ा है सबने? यस मैम, वो एजीएम पर ये नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एजीएम पढ़ा आप लोगों ने, एजीएम के सेक्शन के अंदर आपने ऑर्डिनरी बिजनेस पढ़ा। सबसे पहले यस मैम, सबसे फर्स्ट चीज, बोर्ड मीटिंग में स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है। जब राइट्स ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास। तो शेयर होल्डर्स बोर्ड मीटिंग में आते हैं क्या? नो मैम उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। यस मैम, एजीएम में पढ़ा था, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस में से एक होता है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। हाँ, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, देखो जितना लर्न करोगे ना, चीजों को रटोगे, लर्न क्रैम करोगे, उतना ज्यादा ही आप लोग कंफ्यूज होते जाओगे। आपको इतना पता है कि भाई ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स। तो आप सोचो ना, मेंबर्स कहाँ अपॉइंट करेंगे? बोर्ड मीटिंग तो नाम ही नहीं आना चाहिए, बोर्ड मीटिंग में मेंबर्स आएंगे ही नहीं। तो कहाँ पे? हमारा आंसर एक ही हो गया, जनरल मीटिंग के अंदर। अब हमें सोचना है स्पेशल पास करते हैं या ऑर्डिनरी। तो इसके लिए हमें लर्निंग जरूरी है, हमें हमारे लॉ के प्रोविजंस याद होने जरूरी है। ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर 4 बिजनेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। डिविडेंड डिक्लेयर करना, ऑडिटर अपॉइंट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल लेना मेंबर्स से, और 4th वन आई डोंट नो। ठीक है, कौन सा था, किसी को याद है? डायरेक्टर्स के लिए तमाम। ओके, डायरेक्टर्स का शायद जो होता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन डिसाइड करना होगा, है ना? तो ये 4 पॉइंट्स आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, क्योंकि लॉ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब ये मैंने जो बातें करी वो मैंने किसकी करी? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। क्यों करी? ताकि कंफ्यूज ना हो एग्जाम के अंदर। ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ना कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए पूछ रहा है, इंटरनल ऑडिटर के लिए पूछ रहा है। नाउ अब हम आते हैं इंटरनल ऑडिटर पे। इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? तो इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। क्यों? अब इसको भी याद रखने का तरीका देखिए। अपन ने क्या पढ़ा? ऑडिटर कौन हो सकता है? सीए, सीएमए और एनी अदर प्रोफेशनल। तो मैनेजमेंट को ठीक लगे, ऐसा भी लिखा हुआ था आगे। कौन सा बंदा प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट को ठीक लगे कि यस वो मेरी कंपनी का ऑडिट कर सकता है। मैनेजमेंट का मतलब एक तरह से यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं, है ना? बट अपने को क्योंकि लॉ ने वर्ड मैनेजमेंट ही दिया है, तो हमें भी वर्ड मैनेजमेंट ही याद रखना है। तो इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ अपॉइंट करेंगे?
मैम बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर कहाँ पे अपॉइंट होता है? बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंट होता है। नाउ बोर्ड मीटिंग में जो रिजोल्यूशंस पास होते हैं वो कौन से रिजोल्यूशन पास होते हैं? बोर्ड रिजोल्यूशंस, ठीक है। तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा देन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट होगा। जब भी बोर्ड रिजोल्यूशंस पास होते हैं तो एमजीटी 14 फाइल करना होता है, जो आप लोगों ने एजीएम के लिए बोल दिया था। एजीएम में कभी एमजीटी 14 नहीं जाते हैं, है ना, ठीक है। मैम एमजीटी 14 तो स्पेशल रेजोल्यूशन में होता है ना? यस मैम। बोर्ड रिजोल्यूशंस में भी होता है एमजीटी 14, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए एमजीटी 14 नॉर्मली नहीं जाता है, वहां पे सिर्फ एक आपको फॉर्म फिल करना होता है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है वहां उसके लिए सिंपली एक अलग फॉर्म है एडीटी 1, वो आपको फिल करना होता है, ठीक है। वहां पे एमजीटी 14 नहीं जाएगा। मैम ये वाली चीज आप एक बार फिर से बता दीजिए। ये चीज हम फ्यूचर में पढ़ेंगे जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, अभी इतना इन डेप्थ मत जाओ इसके अंदर, ठीक है। ये अभी क्वेरी आ गई, सिर्फ इसलिए बता दिया। अभी सिर्फ इंटरनल ऑडिट पे फोकस करो। इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा। कहाँ? बोर्ड मीटिंग के अंदर। बोर्ड मीटिंग में कौन सा रिजोल्यूशन पास होता है? बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। बोर्ड रिजोल्यूशन जब भी पास होते हैं तो नॉर्मली एमजीटी 14 फाइल होता ही है, ठीक है। तो हमें इंटरनल ऑडिटर के लिए अपॉइंटमेंट के बाद में एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। बट एमजीटी 14 कुछ कामों के लिए ओनली पब्लिक कंपनीज को फाइल करना होता है ना। तो यहाँ पे ओनली पब्लिक कंपनी ही एमजीटी 14 फाइल करती है। प्राइवेट कंपनीज के केस में एमजीटी 14 फाइल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। नाउ एमजीटी 14 फाइल कितने टाइम में होता है? तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। जब बोर्ड मीटिंग, जिस बोर्ड मीटिंग में हमारा बंदा अपॉइंट हुआ है ऑडिटर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एमजीटी 14 फाइल करना है। एमजीटी 14 ओनली पब्लिक कंपनीज को फाइल करना होता है। प्राइवेट कंपनीज के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट एक्ट में गिवन नहीं है, ओके। यहाँ तक क्लियर सबको? नाउ मैंने क्या क्या बताया? नॉर्मल ऑडिटर यस, जो नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो कौन सी मीटिंग में अपॉइंट होता है? अभी तो बताया, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है वो, ओके है ना। नाउ यस, मैं कहाँ थी? कौन अपॉइंट करता है बता दिया, कहाँ अपॉइंट करता है बता दिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन था इसके स्कोप कौन डिसाइड करता है? तो ऑब्वियसली जो बंदा हमें अपॉइंट करेगा वही हमारा स्कोप डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे आईसीआई के प्रोनाउंसमेंट्स नहीं चल रहे हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो था उसमें स्कोप मैंने आपको बताया था कौन डिसाइड करता है? आईसीआई के प्रोनाउंसमेंट्स यानी कि स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लॉ डिसाइड करता था। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में लॉ और आईसीआई के प्रोनाउंसमेंट्स यानी स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते थे। आप यानी कि मैनेजमेंट कभी भी स्कोप नहीं लगा सकता था कि आपको ये काम नहीं करना है, ऐसा स्कोप आप नहीं लगा सकते थे। याद है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में? ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना। नाउ अब आते हैं इंटरनल ऑडिटर के केस में। इंटरनल ऑडिटर के केस में अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने इंटरनल कंट्रोल्स का रिव्यू करवाए, ठीक है। वो रिस्क असेसमेंट वापस से करवाए, ठीक है। वो क्या चीजें इंटरनल ऑडिटर से करवाना चाहता है, किस डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट करवाना चाहता है, वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इंटरनल ऑडिटर के केस में स्कोप डिसाइड करता है मैनेजमेंट। ऑडिटर खुद, मतलब ये लोग सब जने एक साथ टेबल पे बैठते, 3 जने, 3 नाम बोलूंगी मैं यहाँ पे, मैनेजमेंट, ऑडिटर एंड ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी क्या होती है अभी छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट, ऑडिटर एंड ऑडिट कमिटी 3 लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि ऑडिटर को
क्या स्कोप होगा इंटरनल ऑडिट करने के लिए, आप कितना इन डेप्थ जाकर के आपको चेकिंग करना पड़ेगा, आपकी टर्म्स और कंडीशन क्या होगी, आपका रेम्युनरेशन क्या होगा, ये सारी चीजें इसी मीटिंग के अंदर डिसाइड होती है। तो कौन डिसाइड कर रहा है, मैनेजमेंट, ऑडिट कमिटी एंड ऑडिटर तीनों मिलकर के बैठेंगे और देन सारी चीजें वो डिस्कस करके एक फाइनल चीज बना लेंगे, फाइनल की हाँ आपको इंटरनल ऑडिट करनी है, क्या आपका स्कोप होगा, क्या आपका रेम्युनरेशन होगा। क्लियर ये सारी बातें? यस मैम। ठीक है, अच्छा नाउ फटाफट से अब आप लोग मुझे बताएंगे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट कहाँ अपॉइंट होता है, बोर्ड मीटिंग में ठीक है, स्कोप कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी ऑडिटर कमिटी और इंटर्न और ऑडिटर, ऑडिट कमिटी एंड मैनेजमेंट, तीन बंदे मिलकर के आपका स्कोप डिसाइड करते हैं। अच्छा, अब एक चीज कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है यहाँ पे, MGT 48 टाइम पीरियड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। अच्छा, अब आई डोंट नो आपने ये चीज लॉ के अंदर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बट मेरे हिसाब से पढ़ी होगी, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो रिजोल्यूशन पास होते हैं वो दो टाइप से रिजोल्यूशन पास होते हैं, ठीक है। जो मैं अब बोल रही हूँ ये सुनना, जो मीटिंग्स के अंदर रिजोल्यूशन पास होते हैं वो दो तरह से पास होते हैं। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पढ़ा है, हम सर्कुलर इशू करके, हाँ सर्कुलर इशू करके, एंड एट बोर्ड मीटिंग, दो टाइप से रेजोल्यूशंस नॉर्मली पास किए जाते हैं, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एंड एट बोर्ड मीटिंग। बाय सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिजिकली आकर के मीटिंग करना नीड नहीं होता है, वो क्या करेंगे, सबको ईमेल के थ्रू जो रेजोल्यूशन पास करना है वो ईमेल के थ्रू कॉपी भेज दिया उन्होंने, और अगर आपका कंसेंट है तो आप उसके ऊपर सिग्नेचर करके हमें वापस से सेंड कर दीजिए। ओके, अगर आपका कंसेंट नहीं है तो नो लिख करके और फिर अपना सिग्नेचर करके सेंड कर दीजिए, और देन मेजॉरिटी से हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। इसे कहते हैं सर्कुलेशन से, मतलब वहां पे रियल में कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई है। ओके, एंड एक टाइप होता है जहां पे कंपल्सरीली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आना ही पड़ता है और मीटिंग करनी ही पड़ती है और देन रेजोल्यूशन पास होगा। कुछ एक्ट ने कुछ ऐसे काम लिखे हुए हैं, ठीक है, कि वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते। जैसे उसमें से एक काम है इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। अगर मैं चाहूं कि मेरे को मेरी कंपनी के लिए मिस्टर एक्स को अपॉइंट करना है, ठीक है, अपॉइंट करना है, ओके है, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरी कंपनी का एक बैठा है चेन्नई, एक बैठा है कोलकाता, एक बैठा है बैंगलोर और मेरा हेड ऑफिस है जयपुर के अंदर। तो मुझे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी ही पड़ेगी, उन लोगों को यहाँ पे आकर के बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, और देन ओनली इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है। आपको ये नई तरीका अपनाना है कि सर्कुलेशन आपने पास कर दिया सबको और उन्होंने अपनी अपनी प्लेस पे से ही हाँ ना कह दिया। एक्ट ने ऐसा हमको बाउंड किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इंटरनल ऑडिटर हमेशा अपॉइंट होगा एट बोर्ड मीटिंग। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या बाय सर्कुलेशन भी हम ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं क्या? तो नो, बोर्ड मीटिंग होना कंपलसरी है, तभी ऑडिटर अपॉइंट होगा। क्लियर? सबको बात समझ में आ गई? मैम यस मैम, इसका मतलब ये है क्या कि जैसे इंटरनल ऑडिटर के लिए अपन वोटिंग, ई वोटिंग या पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं करा सकते? हाँ, आपको प्रेजेंट, फिजिकली प्रेजेंट होकर के ही बोर्ड मीटिंग होगी और वहीं पे आपको कंसेंट देना पड़ेगा। जो नॉर्मल आप लोगों ने बोर्ड मीटिंग, आई डोंट नो पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है, अगर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, कुछ कोरम होना चाहिए और ये सारी चीजें पढ़ी होगी ना।
है ना, कितने परसेंट लोगों का यस होना चाहिए, नो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें रियल में एक्चुअल में वहां पे प्रेजेंट होकर के उनके मिनट्स बनने चाहिए और उसी के बाद में इंटर्न ऑडिटर अपॉइंट होता है। ओके, क्लियर सबको? यस मैम। मैम एक बार बाय सर्कुलर फिर से बता दो, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर। सर्कुलेशन क्या होता है कि हमने कोई लेटर भेज दिया है सबके घर पे कि भाई ये चीज हम करना चाहते हैं, तो आप आपका हाँ या ना में आंसर वापस से हमें सेंड कर दो। ठीक है, आपका हाँ है तो आपने कंसेंट लेटर वापस से भेज दिया हमको, तो अब मैं यहाँ पे आ जाएंगे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलग अलग जगह से मेरे पास लेटर आएंगे, फिर मैं काउंटिंग करूंगी, फिर मैं डिसीजन लूंगी कि रिजोल्यूशन का आंसर टोटल यस आया या नो आया। दैट इज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ओके, अच्छा अब जो मैम इनका मतलब आप बोल रहे हो ना फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, तो मैम आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकता है। आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी बोर्ड मीटिंग का इसका अपॉइंटमेंट कर सकते हो, बट नॉर्मली क्योंकि एज पर अगर हम एक्ट को एकदम रिजिड होकर के पढ़े तो वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अलाउड नहीं है। ठीक है, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी आप लोग अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये आ गई ये फैसिलिटी, तो ऐसे भी ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। वो सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है आपका जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, और वहीं पे आप बैठ करके सारा यस और नो का आंसर दे सकते हैं। कोरम वगैरह सारी चीजें देखी जाती है कि कितने बंदे यहाँ पे अपॉइंट हुए, क्योंकि मीटिंग तो हो गई, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हम मिनट्स के अंदर हर चीज अच्छे से दिखा सकते हैं। बट सर्कुलेशन के अंदर क्या हो गया, दोनों लोग एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए सर्कुलेशन के अंदर मना किया है। ओके, क्लियर? नाउ इंटरनल ऑडिट का सेक्शन कौन सा है? कंपनीज एक्ट का लर्न होना कंपलसरी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे बोर्ड में लिखा, बोल्ड लेटर्स में लिखा है मैंने, सेक्शन 138 रीड विथ रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। पूरा ध्यान होना चाहिए आपको कि इंटरनल ऑडिट के बारे में हमें कहाँ कहाँ पे बताया हुआ है। सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और कुछ रूल्स भी बने हुए हैं, आपको लॉ के सर ने नॉलेज दिया होगा कि कुछ रूल्स भी बने हुए होते हैं। तो उन कंपनीज एक्ट का एक रूल है कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, उसका 13th नंबर जो रूल है वहां पे हमें इंटरनल ऑडिट के बारे में नॉलेज दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इंटरनल ऑडिट कौन सी कंपनीज के अंदर होना कंपलसरी है ना? इंटरनल ऑडिटर कौन सी कंपनीज के अंदर अपॉइंट होना कंपलसरी है, वो सारे पॉइंट्स हमें कंपनीज एक्ट 138 रूल 13 ने बताए हैं। फर्स्ट, एवरी लिस्टेड कंपनी, ये आपको क्रैमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। देन एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच हैव, अनलिस्टेड जो पब्लिक कंपनी है, यानी कि थर्ड कैटेगरी मेरी पब्लिक कंपनीज के लिए आ रही है ना? लिस्टेड को तो करना ही है, अनलिस्टेड के अंदर पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर 4 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। अगर इन 4 क्राइटेरिया में से कोई एक सिंगल क्राइटेरिया भी आपने फुलफिल कर लिया तो आपको आपकी कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन 50 करोड़ से, या फिर टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपने जो आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स बैंक से या पीएफआई से कहीं से भी लोन या बोरोइंग ले रखी है, दैट इज ग्रेटर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा है। पब्लिक डिपॉजिट्स ले रखे एंड दैट इज ग्रेटर देन 25 करोड़, 25 करोड़ से ज्यादा है। इन चारों में से एक भी चीज अगर आपकी फुलफिल हो गई है तो आपको आपकी कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी होगा। ओके, देन हम बात करते हैं एवरी प्राइवेट कंपनी। थर्ड पॉइंट हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? प्राइवेट कंपनी के लिए। तो प्राइवेट कंपनी के लिए ओनली 2 क्राइटेरियाज गिवन है, टर्नओवर एंड लोन्स बोरोइंग। ठीक है, टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है, लोन बोरोइंग 100 करोड़ से ज्यादा है, अमाउंट सेम ही है। ठीक है, सिंपली याद रखना है, पब्लिक डिपॉजिट्स तो ले ही नहीं सकती है प्राइवेट कंपनी, सबको पता होगा। और यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको? कौन कौन सी कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है?
आप इनको लाइन से भी लर्न कर सकते हैं, 25, 50, 100, 200, फिर इनको याद करना, पब्लिक डिपॉजिट, देन पेड अप कैपिटल, पीपी पहले आ जाएगा, पीपीओटी, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। लिमिट्स अगर याद करनी है, याद करने का तरीका पीपीओटी रख सकते हो, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड टर्नओवर, या फिर आप अपने हिसाब से ये वर्ड बना सकते हो जो भी आपको बनाना है। देन क्राइटेरिया कैसे याद कर लोगे, हर फिगर डबल होगा, 25, 50, 100, 200। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो जवाब दो। आ रहा है ना? यस मैम। ओके, चलिए, तो ये लर्न करना कंपलसरी है। लिमिट्स ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ भी पूछ सकते हैं लिमिट में, ठीक है। चलिए, ये बाकी हमने सारी चीजें पढ़ ली है। स्पेशल नोट्स पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को। स्पेशल नोट्स का कुछ स्पेशल नोट्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ फर्स्ट स्पेशल नोट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बंदा इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। इंटरनल ऑडिटर कौन होगा, वो बंदा क्या करता है, हर टाइम हमारी कंपनी के अंदर, है ना, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है, या फिर वो आउटसोर्स किया है हमने उसको काम, तो एटलीस्ट 10-15 दिन में हमारी कंपनी के राउंड काटता रहेगा। उसको हमारे डेली ट्रांजैक्शंस, कंट्रोल्स, हमारे मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, सबके बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि इतना ज्यादा हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता रहता है। तो क्या इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर दोनों सेम हो सकते हैं? लॉजिकली सोचना, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो काम आपने साल भर में किया वही काम आप वापस से रिपीट करोगे क्या ईयर एंड पर आकर के? नहीं करने वाले आप पहले ही अपना डिसीजन, ओपिनियन पहले ही बिना चेक किए हर एक चीज दे दोगे कि मैं तो हर एक चीज ऑलरेडी चेक कर चुके, तो हमारा ओपिनियन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर, सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप में या 2 मार्क्स के अंदर कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर एक ही बंदा हो सकता है क्या? तो नहीं, एक कंपनी का सेम दोनों जने नहीं हो सकते हैं। जैसे मैं वेदांता हूँ, वेदांता ने अगर डेलॉइट को हायर किया एज एन इंटरनल ऑडिटर, तो डेलॉइट उसकी कभी भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो सकती है। उसे अनदर फर्म्स के पास ही जाकर के अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर सबको? नाउ देखिए, सेकंड पॉइंट मैंने आपको समझाया था, इंटरनल ऑडिटर कैन ओनली बी अपॉइंटेड इन बोर्ड मीटिंग। तो सर्कुलेशन बाय रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। मिनट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड मीटिंग विद इन 15 डेज, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। मिनट्स बनाने जरूरी है, 15 दिन के अंदर अंदर बन जाने चाहिए। MGT 14 फाइल करना जरूरी है, ओनली पब्लिक कंपनीज को फाइल करना है, और 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग के अंदर, बोर्ड मीटिंग जिस दिन हुआ जिसके अंदर ऑडिटर अपॉइंट हुआ था उसके 30 डेज के अंदर करना है। ये क्वेश्चन आ रखा है आपका एग्जाम में, कैन ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बी अ इंटरनल ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर, कंपनी का डायरेक्टर खुद ही इंटरनल ऑडिटर हो सकता है क्या? तो यस, हो सकता है, क्योंकि हमें कहा है कि इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी हो सकता है। तो डायरेक्टर इज ऑल्सो अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, क्योंकि हम उसे रेम्युनरेशन देते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारी कंपनी का क्या है, एक एम्प्लॉय है। अगर उसके पास में डिग्री है CA की, CMA की, या वो एनी अदर प्रोफेशनल में फॉल होता है, ठीक है, और मैनेजमेंट को लगता है कि ये बंदा हमारा इंटरनल ऑडिट अच्छे से कर सकता है, तो वो उसे एज एन इंटरनल ऑडिटर भी हायर कर सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि डायरेक्टर इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ने हमें क्लियर वर्ड्स कहे कि ऑडिटर एम्प्लॉय भी हो सकता है और एक अनदर बंदा, अनदर फर्म भी हो सकती है। क्लियर? अगर इंटरनल ऑडिट की कोई प्रोविजन आपने फॉलो नहीं किया, तो आपके ऊपर क्या पैनल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? इसके लिए सेक्शन 138 में कोई स्पेसिफिक पैनल प्रोविजन नहीं है। जो नॉर्मल आपकी पेनल्टीज कंपनीज एक्ट बताती है आपको, वही पेनल्टीज इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। कोई स्पेशल चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। ओके, देन स्कोप एंड मेन एरियाज ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ अ कंपनी।
एक बार रीजॉइन कर लो, 2 मिनट्स ही बाकी हैं ताकि ये न्यू पोर्शन न्यू रिकॉर्डिंग में आ जाएगा आपका।